हेलो एंड वेलकम टू सीक्रेट स्टडी। आज हम इस वीडियो में बॉडी मास इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि डेवलपमेंट चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है। भले ही छोटा है पर एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। ओके, देखो वो कैसे अपना वेट नाप रहा है। बॉडी मास इंडेक्स को हम लोग BMI भी बोलते हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन अंडर नरिश्ड है या फिर कौन ओवर नरिश्ड है और कौन फिट है। ओके, इस पे हम लोग अपना मास डिवाइडेड बाय हाइट करते हैं तो हम लोग का बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। इसकी ऐसा ही यूनिट है kg डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ओके, फॉर इंस्टेंस अब देखो, जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं एज 14 के, उनका क्या ऐसे क्लासिफिकेशन है कि उन लोग का वेट कितना से कितना होना चाहिए। आई मीन BMI कितना होना चाहिए, 18.5 एंड 24.9। अगर ये दोनों नंबर के बीच में उसका आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो एकदम परफेक्ट है। ठीक, अगर 18.5 से कम है तो वो अंडर नरिश्ड है और 24.9 से ज़्यादा है तो वो ओवर नरिश्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा खा लिया है भाई, वो मोटा है। पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये क्या है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये हमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट मिलता है वो नहीं है ना, बिल्कुल भी, ये कुछ और ही है। जैसे कि हम लोग पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जैसे किसी भी कंट्री को कैटेगराइज करते हैं, उसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वही काम करता है, पर ये उससे अपडेटेड वर्जन है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि पर कैपिटा इनकम में हम लोग सिर्फ इनकम को ले रहे थे, इनकम के बेसिस पे किसी भी कंट्री को कैटेगराइज करते थे। और हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ इनकम से ही काम नहीं चलता है, बाकी भी चीज़ें होती हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक्स गोल्स भी होती हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पर कैपिटा इनकम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस पे हम लोग का जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, मतलब कि हम लोग कितना जी सकते हैं वो दिखाएगा, एडुकेशन का भी दिखाएगा और जो पूरा ओवरऑल इनकम है उसका भी दिखाएगा। ठीक, तो ये तो भाई एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज HDR। तो अगर एग्ज़ाम में पूछे फुल फॉर्म तो भूलिएगा बिल्कुल भी मत। अब हम देखते हैं जो HDR है उसको पब्लिश्ड कौन करता है? UNDP। UNDP क्या है? एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ओके, ये एक प्रोग्राम है जो HDR को पब्लिश्ड करता है। ओके, इंडिया ऑक्यूपाइज 131st रैंक एज पर 2019 रिपोर्ट। अब देखो इंडिया कहाँ है, 131st रैंक में है HDR के मामले। अब हम इस चार्ट को देखते हैं। माइल्स टू गो मतलब कि क्या है, हमें बहुत ही लंबा रास्ता है हम लोग के लिए, बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। ठीक, तो देखो जो HDI रैंक है 2019 का इंडिया का, वो उसका रैंक कितना है, 131 रैंक पे है। और चेंज क्या हुआ है, नेगेटिव चेंज हो गया है। 2018 को 2019 से कंपेयर करें तो -2 का हो गया है, जबकि हम लोग को डेवलप्ड करना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, पर हम लोग नेगेटिव की तरफ आ गए। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, इसका मतलब हम डिटेल से जानेंगे। और ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है ना, हर जगह पे बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कंट्रीज़ का हो या कहीं पर भी हो। और सारी कंट्रीज़ ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट अपनाएगी अपने बेनिफिट के लिए। देखते हैं अब, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड। चलो मान लेते हैं कोई ऐसा कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी, एडुकेशन, जो भी वहाँ मेट्रो ट्रेन्स भी दिखाई देते हैं, सब बहुत ही अच्छे हैं, एरोप्लेन्स भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो वहाँ के लोग क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे ना कि जो भी उन लोग का ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा ही रहे, सस्टेन रहे, पोजीशन जो है उस कंट्री को वैसी ही रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा वहाँ का कोई भी आदमी कि वो उन लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अचानक से नीचे आ जाए।
अचानक से एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो गया, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा ना, कोई भी कंट्री। उन लोग का जो रैंक है, पोजीशन है, उसको वो मेंटेन करना चाहेगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम लोग का मार्क्स आता है, सपोज़ 80 मार्क्स है, ठीक, तो हम लोग यही चाहेंगे ना कि 80 मार्क्स से ज़्यादा आ जाए हमारा, पर 80 मार्क्स के कम मत आए, ऐसा ही चाहेंगे ना, कम मत आए, भले ही उतना ही रहे या फिर उससे ज़्यादा आ जाए। तो ऐसी कंट्रीज़ भी यही चाहती हैं कि उन लोगों का जो डेवलपमेंट का रेट है वो उतना ही रहे या फिर उससे ज़्यादा आ जाए, पर कम मत हो। उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। वी वुड certainly like this level of development to go up further or at least by maintain for future generation। तो हम लोग यही चाहेंगे कि फ्यूचर में भी वैसी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे या फिर उससे ज़्यादा अच्छा हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उससे थोड़ा कम हो जाए या फिर ख़राब हो जाए जो भी एजुकेशन सिस्टम है। ओके, अब देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ concept which takes care of the needs of the present generation without compromising on the needs of future generation। ठीक, ये ऐसा डेवलपमेंट है जो दोनों के बारे में सोचता है। मीन कि वो प्रेजेंट के बारे में भी सोचेगा और फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा। प्रेजेंट में भी डेवलपमेंट हो और आगे चल के फ्यूचर में भी डेवलपमेंट हो, जिसमें क्या होता है, जो प्रेजेंट की नीड्स होती हैं, जो प्रेजेंट लोगों की नीड्स है, वो भी पूरा हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोग का भी नीड्स पूरा हो जाए। ओके, जैसे कि हम लोग रिजर्व रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम लोग को आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो वैसी ही है, कंट्री भी वही करता है, कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करके रख लेता है ताकि फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ फ्यूचर में डेवलपमेंट करेंगे, फ्यूचर में करेंगे और प्रेजेंट का कुछ अता पता नहीं है। अब देखो, ये जो है ना सस्टेनेबल का क्या क्या है, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, सोशल, इसका मतलब ये है कि सब तरफ से सस्टेन रहे। ओके, वाई डू वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही क्यों चाहिए? हम लोग सिंपली डेवलपमेंट भी तो कर सकते हैं, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही क्यों? सोचो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज, फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कांट बी रिप्लेनिश्ड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एक बार अर्थ से ख़त्म हो गए, दुनिया से ख़त्म हो गए, तो वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, और वो एक लिमिटेड स्टॉक पे है, लिमिट में है, तो हम लोग को थोड़ा वाइजली यूज़ करना चाहिए उन लोग को। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज एंड दे ऐड टू द स्टॉक। ऐसा नहीं है कि हम लोग नए रिसोर्सेज डिस्कवर नहीं कर सकते हैं, अब डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए तो ह्यूमन बींग्स के पास इतने सारी टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि वो भी ख़त्म नहीं होंगे कभी, वो भी ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग न्यू रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, वो भी एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी का जो माइंडसेट है, आइडिया है, वो बहुत ही अच्छा है, हम लोग को यूज़ भी करना चाहिए। वी एक्सप्लॉइट रिन्यूएबल रिसोर्सेज मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड। हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी ऐसा यूज़ कर देते हैं, जैसे कि है वाटर, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आप लोग पढ़े होंगे ना, वाटर साइकिल के थ्रू वो बार बार आता है जाता है, पर हम लोग क्या करते हैं, उसको ओवर यूज़ कर। ग्राउंड वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डेफिनेटली जो ग्राउंड वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पर हम लोग उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको ओवर यूज़ कर दे रहे हैं। तो ओवर यूज़ करने से वो क्या हो जा रहा है, वो भी ख़त्म होते जा रहा है। तभी तो हम लोग ना, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो या कहीं पर भी हो, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, मानते हैं, पर इसीलिए तो हम लोग को ना कभी कभी न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है कि पंजाब का वाटर टेबल है वो लो हो गया है, ऐसा हो गया है, पानी नहीं आ रहा है हैंडपम्प पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग वो जो वाटर है उसको रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं देते हैं, उसको जितना चाहिए हम लोग उसके टाइम से पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ओके, बट इट्स ओवर यूज इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल prosperous regions of Punjab and Western UP, hard rock plateau areas of Central and South India,
some coastal areas and the rapidly growing urban settlements. ओके, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग उसको रीयूज़ और रिसाइकल कैसे करें. Till now, there has been a decline of 61% of groundwater in India. यानी कि अभी तक के जो इंडिया का वाटर टेबल है वो 61% से डिक्लाइन हो गया, कम हो गया है, यानी कि घट गया, उतना गिर गया है. ऐसा क्यों हुआ? ओवर यूज़, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं देते हैं. जहाँ 1 मग पानी की ज़रूरत है वहाँ 3-4 डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना. Consequences of environmental degradation do not respect national और state boundaries. जो भी उसके consequences हैं environmental degradation के, वो किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. ना ही वो किसी नेशन को देखेंगे, ना ही स्टेट को, ना ही कंट्री को, कुछ भी नहीं. ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ ये बिहार वाले लोग की वजह से ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में, ऐसा कुछ नहीं. या फिर छत्तीसगढ़ वाले लोग की वजह से हुआ है, या दिल्ली या मुंबई, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे. वो लोग बदला लेंगे तो वो पूरी दुनिया से लेंगे, यानी कि सब तहलका, हर जगह तहलका मच जाएगा. फ्लड आता है तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ चलो भाई मैं मुंबई को छोड़ देता हूँ, हर जगह जाऊँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना. वो आएगा तो सब जगह पे आएगा, ठीक. तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखेंगे कि इससे बदला लेना है. हम लोग फिज़िक्स में पढ़े हैं न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो वो भी वैसे ही करेगा. अगर हम लोग उसको डिग्रेडेट कर रहे हैं तो वो भी तो बदला लेगा ही ना भाई, किसी न किसी तरीके से वो लेगा. जैसे कि हो सकता है फ्लड के थ्रू, डिज़ास्टर्स के थ्रू, अर्थक्वेक्स के थ्रू, किसी भी के थ्रू वो बदला ले ही सकता है. जैसे पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये क्यों आते रहते हैं? इसी की वजह से ना कि हम लोग किसी भी मतलब इन्वायरमेंट के साथ इतना छेड़खानी कर रहे हैं, उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पोल्यूशन फैला रहे हैं. तो क्या होगा? सिंपल सी बात है ना. एपिडेमिक आएगा, पेंडेमिक आएगा, अभी कोरोना आया है. ये भी क्या है? बस जो नेचर है वो हमसे बदला ही ले रहा है, ऐसे ही मानो. ओके, दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक. वही मैं बोली कि ये किसी भी रीजन या फिर नेशन को स्पेसिफिकली नहीं करेगा. ये आएगा तो हर जगह पे तहलका मच ही जाएगा. जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एक फ्लडिंग हो गया. आवर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर. हम लोग का जो भी फ्यूचर है वो लिंक्ड है एक दूसरे से. यानी कि फ्लड आएगा तो हम सब के लिए आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. पर ऐसा मत हो भाई. हम लोग को सस्टेनेबल रिसोर्सेज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसे डिज़ास्टर, पेंडेमिक ना आए, हम सेफ रहें. देखो क्या क्या हो सकता है, आप देख लेना. So thank you for watching. If you like it, then don't forget to like, subscribe and comment.